बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इंटीग्रेशन। अब हम कैलकुलस के सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं। अब हम स्टडी करना चाहेंगे इंटीग्रेशन को। तो इंटीग्रेशन के बारे में हम समझते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्या हुई, तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फिर हमें इसके सारी चीजें हमें फॉर्मुलेस जो है वो हम याद रखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, अगर हमें पोजीशन गिवन होती है बच्चों और हमसे पूछा जाता है वेलोसिटी, ऐसे सवाल अपन ने किए थे डिफरेंशिएशन के अंदर। अगर पोजीशन गिवन है और क्या पूछा जाए वेलोसिटी, तो हम इसका क्या करते थे डिफरेंशिएशन, एक्स का क्या पोजीशन का डिफरेंशिएशन करते थे, तो हमें क्या मिल जाता था वेलोसिटी, जो हम जानते थे v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। पर अगर हमें गिवन हो वेलोसिटी, क्या गिवन हो वेलोसिटी, और पूछा जाए पोजीशन, क्या पूछा जाए बच्चों पोजीशन पूछा जाए, और गिवन क्या दे दे वेलोसिटी, तो अब क्या करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमें रिवर्स जाना है, ठीक है, कि वेलोसिटी गिवन है और पूछा गया है पोजीशन, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, इंटीग्रेशन की। किसकी जरूरत पड़ने वाली है, इंटीग्रेशन की। तो बेसिकली इंटीग्रेशन जो है वो एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इसका मतलब क्या बच्चों कि आपने जिस चीज का डिफरेंशिएशन किया तो एक वैल्यू मिली, अगर हमें उस वैल्यू से वापस प्रीवियस वैल्यू चाहिए तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो बेसिकली अगर डिफरेंशिएशन से कोई वैल्यू मिल रही है और उसको हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें वापस से वो प्रीवियस वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो बेसिकली अगर हमें रिवर्स जाना है तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इसको बच्चों यहाँ पे समझते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप। तो अगर हम बात करें कि हमें एक फंक्शन दिया जाए y इक्वल टू एफ एक्स, और अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करें एफ एक्स का तो हमें मिलेगा एफ डैश एक्स। पर अगर हमें एफ डैश एक्स से एफ एक्स चाहिए, मतलब अगर हमें रिवर्स जाना है, तो अगर हमें एफ डैश एक्स से एफ एक्स चाहिए तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें इस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा एफ एक्स प्लस सी। बच्चों ये इंटीग्रल कॉन्स्टेंट है जो यहाँ पे हमें शो करते हैं। तो हमें एफ डैश एक्स से एफ एक्स जाने के लिए, रिवर्स जाने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो इसलिए हम कहते हैं, याद रखें कि इंटीग्रेशन बेसिकली डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। अब हमें इंटीग्रेशन दो तरीके के होते हैं बच्चों, एक है इंडेफिनेट और एक है डेफिनेट। इंडेफिनेट मतलब जहां पर इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं होती कि कहाँ से लेकर कहाँ तक हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा, जैसे यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं है तो हम उसे कहते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, जहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ साथ हमें एक्स की वैल्यू बताई जाएगी, लिमिट बताई जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है। वो हम आगे सीखेंगे बच्चों। तो चलिए अगर हमें इंटीग्रेशन प्रोसेस अप्लाई करना है, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए हमें कुछ करस्पॉन्डिंग फॉर्मूलाज हमें याद होने चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला हमें रीड पढ़ते पढ़ते हमें ये याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला जो फॉर्मूला है, अगर एक्स की पावर एन का क्या करना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करेंगे होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। जब भी बच्चों इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस के साथ एक कांस्टेंट जरूर आएगा। तो अगर बात करें तो ये फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, यहाँ पर x की पावर n एक बढ़ जाएगी और डिनोमिनेटर में क्या आएगी, पावर आएगी। तो इस तरह से याद रखें कि एक पावर बढ़ेगी इंटीग्रेट करते वक्त, तो x की पावर n प्लस वन, तो प्लस वन के और डिवाइड में जो पावर है वो नीचे n प्लस वन प्लस सी। पर याद रखिए बच्चों ये फॉर्मूला n इक्वल टू माइनस वन के लिए वैलिड नहीं है। ये n की हर वैल्यूज के लिए वैलिड है, पर n की अगर वैल्यू माइनस वन होगी तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये जरूर याद रखेगा। हर बच्चे फॉर्मूला तो याद रखते हैं और ये भूल जाते हैं कि n इक्वल टू माइनस वन के लिए वैलिड नहीं होता, तो ये जरूर आपको याद हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट चीज जो है लिखा हुआ है के एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। के जहाँ पर कांस्टेंट है, अगर एक कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होकर आ रहा है तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो हम जानते हैं जो कांस्टेंट है उसको तो हम ले लेंगे इंटीग्रेशन साइन से बाहर, और इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स की पावर n डॉट डी एक्स। तो एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें ये फॉर्मूला याद हो चुका है जो था एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और इंटीग्रेशन के बाद फिर प्लस सी लगाएंगे। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, कोई लिमिट्स नहीं दिख रही, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर प्लस सी। तो इसलिए आएगा कि एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। थर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है के डॉट डी एक्स। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जहाँ पे के जो है वो कांस्टेंट है और ये अकेला कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ओनली एंड ओनली कांस्टेंट है तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो के तो जो कांस्टेंट है वो ले लिया बाहर, तो कितना बचेगा बच्चों, जब के बाहर आ गया तो कितना बचेगा, वन। तो यहाँ पे आएगा, इधर हम लिख सकते हैं वन डॉट डी एक्स। और अगर हम वन को लिखना चाहें तो वन को लिख सकते हैं हम एक्स की पावर जीरो, क्योंकि हम जानते हैं पावर अगर जीरो होती है तो किसी की पावर जीरो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन। तो हमने लिखा के बाहर आ गया और वन की जगह लिखा एक्स की पावर जीरो डॉट डी एक्स। तो बच्चों ये मैच कर रहा है एक्स की पावर एन वाले आइडेंटिटी से, तो फिर हम एक्स की पावर एन वाली जो इंटीग्रेशन वाली आइडेंटिटी वो अप्लाई करते हैं पावर वाली। तो हम जानते हैं कि एक्स की पावर एक बढ़ाएंगे तो एक्स की पावर जीरो प्लस वन, तो एक्स की पावर वन हो जाएगा अपॉन
जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आएगी, नीचे आएगा 0+1 तो नीचे आएगा 1, और के बाहर चल रहा था तो के तो करें प्लस सी कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, नीचे डिनोमिनेटर में 1 दिखाने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए हमने ये बन जाएगा कि x प्लस सी। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो 1 का इंटीग्रेशन होता है वो वही होता है जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट तरीका है, हमें इतना 3 स्टेप ना जाके हम सीधा कंक्लूजन माइंड में रखें कि जो 1 का इंटीग्रेशन होगा किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट होता है उसी के बराबर इसकी वैल्यू आती है। अगर ये t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है तो हम कहते हैं 1 डॉट dt का इंटीग्रेशन t के बराबर होता है, तो हम 1 को t की पावर 0 लिख देते हैं। समझे बच्चों? तो याद रखिए कि 1 का इंटीग्रेशन वो होगा जिसके वेरिएबल में ये इंटीग्रेट हो रहा है। फोर्थ हम फॉर्मूले की बात करते हैं, जहाँ लिखा हुआ है अगर n की वैल्यू -1 होती है, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू -1 होती है, तो फिर हम ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम n की वैल्यू अगर -1 रखते तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा उसका। तो हमने n की जगह -1 रखा तो क्या बन जाएगा, x की पावर -1, x की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बच्चों, इसका डायरेक्ट रिजल्ट है जो होता है log x, और प्लस सी आएगा, इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस सी कांस्टेंट आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी। अब ऐसे ही कैसे बना बच्चों, इसके बारे में अगर हम समझे तो ये बेसिकली डिफरेंशिएशन से ही इस फॉर्मूले को बनाया गया है। हम जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, log x। तो इसी तरीके से हम जैसा हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, तो इस तरह से हमने 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x। तो फिफ्थ फॉर्मूले की बात करते हैं, जहाँ लिखा हुआ है sin x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बच्चों होता है माइनस का cos x। वहां पे डिफरेंशिएशन में आता था sin x का प्लस cos x, यहाँ पे याद रखिए बच्चों वहां प्लस था तो इधर क्या आएगा माइनस, तो आएगा माइनस cos x। इधर cos x का जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो cos x का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू x, तो उसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों प्लस का sin x प्लस c। तो cos x का वहाँ डिफरेंशिएशन होता था माइनस sin x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस। तो डिफरेंशिएशन में अगर साइन माइनस का आ रहा था तो इंटीग्रेशन में यहाँ पर साइन प्लस का आ रहा है, तो ये हमें याद होने चाहिए। e की पावर x का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x तो बच्चों e की पावर x ही आएगा। तो और ये ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x था, इसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है, और प्लस c कॉन्स्टेंट लगता है, अप्लाई करते चलेंगे। नेक्स्ट आता है u प्लस माइनस v प्लस माइनस w। अगर 3 फंक्शन है और u भी w क्या है, फंक्शन ऑफ x है, उनका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर 3 फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 2 फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, इस तरह से अगर हमें फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो हम इनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले वाली फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस जो भी साइन है प्लस माइनस वो लगाएंगे, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर प्लस माइनस साइन जो भी आएगा वो अप्लाई करेंगे, फिर तीसरे का इंटीग्रेशन करेंगे। इसका मतलब इंडिविजुअल हम इनका इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन u डॉट डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन v डॉट डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन w डॉट डी एक्स। तो इस तरह से ये हमें फॉर्मूले याद हो जाना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल देते ताकि हमें इन फॉर्मूलेस की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जहाँ बच्चों लिखा हुआ है, पहला एग्जांपल लिखा हुआ है x की पावर 5 डॉट डी एक्स। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो हमें पता चलेगा ये x की पावर n से मैच कर रहा है बच्चों ये। तो अगर ये x की पावर n से मैच कर रहा है तो हम वो वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। तो क्या था, x की पावर 1 बढ़ेगी, तो 5 की पावर 1 बढ़ा है, तो अगर पावर में 5 जो है उसको एक वैल्यू बढ़ा दे तो वैल्यू पावर हो जाएगी 6, और जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 6/6। और यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं, तो इसलिए इंडेफिनेट इंटीग्रल को प्लस c और लगाएंगे। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों, जहाँ लिखा हुआ है -1/x²। माइनस तो एक कांस्टेंट है -1, तो वो माइनस साइन तो आ जाएगा बाहर। 1/x² को मैं लिख सकता हूँ x की पावर -2। अगर x² को ऊपर ले तो पावर हो जाएगी x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो x की पावर -2 का इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये x की पावर n से मैच कर रहा है। फिर हम अप्लाई करते हैं x की पावर n वाली आइडेंटिटी इंटीग्रेशन में जो हमने याद रखा था। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा एक पावर तो हम बढ़ाएंगे, -2 में 1 ऐड करेंगे तो x की पावर हो जाएगी -1, और जो पावर है वो डिनोमिनेटर में, तो -1 नीचे प्लस c, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना बच्चों, x की पावर -1। x की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x प्लस c। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1/x प्लस c। थर्ड वाले एग्जांपल की बात करते हैं, लिखा हुआ बच्चों 2/x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 तो आ जाएगा बाहर, और इधर बचेगा 1/x डॉट dx। और हम जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से तो होने वाला नहीं है, क्योंकि n = -1 के लिए वैलिड नहीं है। 1/x का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली याद है जो क्या होता है, log x। तो ये हो जाएगा 2 log x प्लस c। तो इस तरह से हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पर बच्चों ध्यान रखिएगा इस बात के लिए
कि जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े अभी तक, जो हमने फॉर्मूले पढ़े, यहाँ पे एक्स ये था एक्स का फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में हो पा रहा था, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे भी एक्स का फंक्शन था तो इसको इंटीग्रेट कर रहे थे एक्स के रिस्पेक्ट में। ये भी ये साइन एक्स भी बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पर यहाँ पे ये एक्स के फंक्शन है इसलिए इसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम उन्हीं जिस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर ये t के फंक्शन होते तो हम इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो हमारे फॉर्मूले तभी वैलिड होंगे। तो जिस वेरिएबल के ये फंक्शन है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसा हमने डिफरेंशिएशन में भी देखा था। बच्चों बात करते हैं फोर्थ वाले पार्ट की, जहाँ लिखा है y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और हमें y का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हम जानते हैं y x का फंक्शन है तो हम उसका इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं, तभी हमारे जो हमने फॉर्मुलेस पढ़े हैं वो वैलिड है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स आ रही है, अगर हमें इनको इंटीग्रेट करना है तो हम इंडिविजुअल इनको इंटीग्रेट करते हैं। तो पहला आता है x की पावर 1 दिखाई दे रही है बच्चों, तो हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये हो जाएगा x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो x की पावर 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और नीचे डिवाइड में पावर ऐसे याद रखा था तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 प्लस 5 जो है अकेला कांस्टेंट है। तो अभी हमने बच्चों सीखा था फॉर्मूले में जो अगर सिंगल कांस्टेंट है, थर्ड नंबर का फॉर्मूला सीखा था, ठीक है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो अगर इसको मैं मान सकता हूँ ये 5 × 1, ठीक है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो 5 तो आ जाएगा बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन बच्चों होता है वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 5 बाहर आ गया इंटू 1 जो था, तो 1 का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x है, ये बन जाएगा 5x प्लस कॉन्स्टेंट डबल लगाते हैं बच्चों तो आ जाएगा प्लस c। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिफ्थ पार्ट का इंटीग्रेट इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ y इक्वल टू √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, और हमें इसका इंटीग्रेट करना है, इस y को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों हम a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जानते हैं, तो पहले हम वो आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी अप्लाई की इसको ओपन किया तो y क्या बन जाएगा a² + b² + 2ab, तो यहाँ बन जाएगा √x का स्क्वायर हो जाएगा x, 1/√x का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/x, और यहाँ आ जाएगा 2ab। a की वैल्यू तो क्या है बच्चों √x और b की वैल्यू 1/√x, यहाँ से √x से √x हो जाएगा कैंसिल। अब हमें इनका क्या करना है इंटीग्रेशन, तो अब हमें y की वैल्यू सिंप्लीफाई होकर मिल चुकी है, अब हम इसका करते हैं इंटीग्रेशन। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो x का इंटीग्रेशन अभी हमने सीखा था यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 है तो एक पावर बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा x की पावर 2, और डिवाइड में पावर तो 2 आ जाएगा, x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 1/x का बच्चों इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली जानते हैं, जो हमने याद रखा था वो होता है log x, और प्लस 2 अकेला कांस्टेंट है और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा 2x प्लस c जो कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रल कांस्टेंट आता है बच्चों। आगे बात करते हैं, अब इस तरह से हमने इसको सोल्व किया, अब आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। इसको ट्राई करते हैं बच्चों, देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। यहाँ पे लिख रहा है y इक्वल टू e की पावर x प्लस x³ माइनस साइन x प्लस 5। ऐसे देखे तो हमें यहाँ पे कितनी टर्म्स दिखाई दे रही है 4 टर्म्स। तो इंडिविजुअल एक एक का करते हैं अपन इंटीग्रेशन। तो शुरू करते हैं बच्चों, पहली टर्म को देखते हैं जो लिखा हुआ e की पावर x। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें पता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा। अब आपने प्लस साइन लगाया, x³ का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, तो x³ का इंटीग्रेशन हम जानते हैं एक पावर बढ़ाएंगे तो x की पावर हो जाएगी 4 और नीचे आ जाएगी पावर, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4। अब आता है माइनस साइन x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, जो हमने अभी याद किया था वो होता है माइनस का cos x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, हो जाएगा प्लस cos x, प्लस साइन लगाया। फिर यहाँ दिख रहा है हमें 5 दिखाई दे रहा है बच्चों, 5 का इंटीग्रेशन करते हैं अकेला कांस्टेंट, तो 5 बार 1 का इंटीग्रेशन वेरिएबल के बराबर, तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट लगाएंगे तो हो जाएगा प्लस c। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट जो है 7 पार्ट में y इक्वल टू 3 cos x, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट जो है फंक्शन के साथ है, कांस्टेंट तो आगे बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे किसका cos x का, और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब बात करें cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस का sin x, तो हम बोलेंगे 3 बार आ गया, cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा प्लस का sin x और फिर प्लस c। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, जहाँ 8 नंबर से ध्यान से देखिएगा, जहाँ लिखा हुआ y इक्वल टू t² + 2। अगर आप ये ध्यान से देखें तो y किस पे डिपेंड कर रहा है t पे, इट मीन y किसका फंक्शन है t का, तो हम नीचे इंटीग्रेशन करना है y का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जिस चीज का ये फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तभी हमारे फॉर्मूले वैलिड है, तो हम अपने फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं।
पहली टर्म क्या रही बच्चों यहाँ पर टी स्क्वायर, जैसे हम एक्स स्क्वायर का करते थे वैसे ही अब हम कैसे करेंगे टी स्क्वायर का। तो पावर वाले अगर वेरिएबल पे पावर आ रही है तो हमें फॉर्मूला याद है इंटीग्रेशन का, तो हम बोलेंगे टी की पावर 2 + 1, तो एक पावर बढ़ जाएगी, डिवाइड में 2 + 1 तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा टी की पावर 3/3, जो पावर वो डिवाइड में दिखती है। चलिए प्लस 2 का इंटीग्रेशन करते हैं, तो 2 अकेला कांस्टेंट है, तो 2 का हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और इंटू 1 जो 2 × 1 मान लेते हैं इसको, तो 2 बाहर आ गया। 1 का इंटीग्रेशन होता है बच्चों जिसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है, टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2t, तो 2 और उसके बाद आ गया वो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हम उसको इंटीग्रेट कर रहे थे, तो ये आ जाएगा 2t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरह से इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते बच्चों, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ा था, ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी हम बात करते हैं चेन रूल की। चेन रूल हमें पता है कि हम कब लगाते हैं, जब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हो, तो अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है तो हम अप्लाई करते हैं चेन रूल। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हमें कैसे याद रखना है ये समझिएगा, एग्जाम्पल से सीखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है sin ax + b डॉट dx, तो अगर हम यहाँ देखें साइन फंक्शन तो है ट्रिग्नोमेट्रिक, और अंदर जो दूसरा फंक्शन दिख रहा है वो है एल्जेब्रिक फंक्शन। अब यहाँ पर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन दिखा है, एक है आउटसाइड फंक्शन और एक उसके अंदर है इनसाइड फंक्शन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करें, तो हमें अप्लाई करना पड़ता है चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, जो आउटसाइड फंक्शन है, मतलब जो पहला वाला फंक्शन है उसका कीजिए इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कॉस, तो हमने ये साइन एक्स की जगह लिख रहा है ax + b, एक्स की जगह तो हम बोलेंगे साइन ax + b का कितना हो जाएगा माइनस कॉस ax + b। ये वहाँ यहाँ आता है डिवाइड, डिवाइड में आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यही हो गया इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो नीचे आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ ax + b। तो बच्चों क्या याद रखना है, जो पहला फंक्शन है या जो आउटसाइड फंक्शन है उसका करो इंटीग्रेशन, डिवाइड यहाँ पे क्या आता है बच्चों डिवाइड में आता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई चलता था डिफरेंशिएशन, यहाँ पे डिवाइड, और यहाँ पे नीचे इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये याद रखिए ढंग से बच्चों। तो हमने बोला कि नीचे डिवाइड में क्या आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, या बोला इनसाइड फंक्शन। तो इस तरह से आपको ये चेन रूल याद होना चाहिए। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करें बच्चों, तो x + b का डिफरेंशिएशन करते हैं, a और b जहाँ पर कॉन्स्टेंट्स है, तो ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ से बचेगा a × 1 डिफरेंशिएशन करें, और b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा a + 0, तो कितना बचेगा बच्चों a। तो हम लिख सकते हैं माइनस कॉस ax + b अपॉन a + c। पर इससे भी एक आसान सा तरीका जो हम याद रखते हैं, देखिए ये याद रहे बहुत अच्छी बात है। एक दूसरा और शॉर्टकट समझिए कि अगर ये ऐसा दिख रहा है हमें, इस तरह से हमें दिख रहा है sin ax + b डॉट dx, जिसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन दिख रहा है, तो हमने क्या किया, जो पहला फंक्शन है उसका करो इंटीग्रेशन, कितना आएगा बच्चों माइनस कॉस ax + b, और जो x का कोफिशिएंट है, जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट मतलब जो x के आगे दिख रहा है वो है a, वो आएगा डिवाइड में। तो मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन डिवाइड में x का कोफिशिएंट, तो डायरेक्टली आप समझ सकते हैं, बहुत जल्दी हम इसके रिजल्ट को याद रखना सीख जाएंगे। तो क्या याद रखना है कि जो फंक्शन दिख रहा है साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो हमने लिखा माइनस कॉस x + b, और जो x का कोफिशिएंट है वो कहाँ जाएगा बच्चों डिवाइड में आ जाएगा, तो वो आ जाएगा डिवाइड में। इसी तरह से हम इनको भी याद रख सकते हैं cos ax + b डॉट dx। तो हमें दिख रहा है फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर एल्जेब्रिक फंक्शन ऐसे चल रहे हैं, तो हमें एक तो तरीका जो हमने जनरल तरीका सीखा था, एक सीधा डायरेक्ट देखते बच्चों, जो हमने अभी शॉर्टकट सीखा कि cos ax + b दिख रहा है, तो याद रखिए कैसे, पहले इसका जो cos पहला फंक्शन दिख रहा है उसका करते हैं इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा प्लस का साइन ax + b, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कौन है a, वो आ गया डिवाइड में प्लस c। तो इस तरह से इसको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा अगर हमने ये शॉर्टकट मेथड समझ लिया है। ऐसे ही यहाँ बात करते हैं बच्चों e⁻x + b डॉट dx दिख रहा है, तो हम जानते हैं तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता था, यहाँ पे x की जगह दिख रहा है ax + b, तो हमने बोला e⁻x + b का इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x + b, और जो x का कोफिशिएंट है वो आ जाएगा डिवाइड में प्लस c। तो इस तरह से हमें ये रिजल्ट बनाना आ गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फोर्थ पे लिखा है 1/ax + b डॉट dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, तो हम जानते थे 1/x का इंटीग्रेशन होता था log x, तो यहाँ पे x की जगह दिख रहा है ax + b, तो 1/x + b का क्या हो जाएगा log ax + b, और जो x का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा बच्चों डिवाइड में, उसका वैल्यू बन गई log ax + b अपॉन a + c। तो देखिए कितनी जल्दी हम इन रिजल्ट्स को अचीव कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ax + b की पावर n का डॉट dx, तो इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हम x की पावर n का इंटीग्रेशन जानते थे, वो क्या होता था x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, ये होता था। यहाँ पे x की जगह दिख रहा है ax + b की पावर n,
तो हमने बोला भाई इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और जो एक्स का कोफिशिएंट है वो कौन है, ए, तो वो आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे वन अपॉन ए और प्लस सी। तो इस तरह से आप इनके रिजल्ट्स को याद इजीली कर सकते हैं। तो जो फंक्शन दिख रहा है उनका इंटीग्रेशन कीजिए, डिवाइड में एक्स का कोफिशिएंट आएगा और इस तरह से हमारा रिजल्ट में याद हो जाएंगे। तो इस आसान से तरीके से हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको रिजल्ट माइंड में याद हो गए होंगे। नेक्स्ट अब इनको समझते हैं, एग्जाम्पल में अब अप्लाई करते हैं कि इनको कैसे अप्लाई करें वो सीखते हैं। नेक्स्ट चीज आता है इंटीग्रेशन। पहला एग्जाम्पल तो दिखा इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस 4 डॉट dx, मतलब साइन 3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम जानते हैं कि साइन फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस, हमने लिखा है यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस 3x प्लस 4। फिर हम जानते हैं बच्चों जो x का कोफिशिएंट है वो कहाँ आएगा, डिवाइड में x का कोफिशिएंट कौन है 3, वो आ जाएगा डिवाइड में प्लस सी। तो हम लगा देंगे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से हमें ये बनाना आ गया कि माइनस कॉस 3x प्लस 4 और जो x का कोफिशिएंट है 3 वो आ जाएगा डिवाइड में प्लस सी। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेकंड एग्जांपल, क्या लिखा हुआ 5e की पावर 5x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कांस्टेंट जो है वो तो आ जाएगा बाहर और अंदर आएगा फंक्शन e की पावर 5x डॉट dx इंटीग्रेशन के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, देन e की पावर 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम जानते हैं e की पावर x का होता है e की पावर x, तो e की पावर 5x का होगा e की पावर 5x, और जो x का कोफिशिएंट है वो आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आगे डिवाइड में प्लस सी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू हो जाएगी e की पावर 5x प्लस सी। तो इस तरह से हम इसके इंटीग्रेशन को भी सोल्व कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, क्या लिखा हुआ बच्चों 1/2x प्लस 5 डॉट dx। तो हम 1/x का इंटीग्रेशन जानते हैं जो होता है log x, यहाँ क्या आ रहा है 1/2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको बोलेंगे log 2x प्लस 5, और जो x का कोफिशिएंट है 2 आ जाएगा डिवाइड में प्लस सी। तो इस तरह से हम रिजल्ट को इनको इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। बच्चों बात करते हैं आप फोर्थ पार्ट की, जो हमें लिखा है 2x प्लस 5 की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन जानते हैं उसी तरह से हम इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं, और जो अभी हमने सीखा था वो अप्लाई करते हैं। तो हमने बोला 2x प्लस 5 की पावर 4 है तो इसकी पावर 1 बढ़ाएंगे, तो 2x प्लस 5 की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा 5 अपॉन 4 प्लस 1 तो हो जाएगा 5, और जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है बच्चों 2, वो आएगा डिवाइड में, तो 2 आ गया डिवाइड में, तो ये प्लस सी। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू बन जाएगी 2x प्लस 5 की पावर 5 अपॉन 10 प्लस सी। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट को बच्चों ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। हमें दिख रहा है ये t का टाइम का फंक्शन है और उसको इंटीग्रेट भी t के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम इसको कर सकते हैं और इस तरह से हमारे जो फॉर्मूले वो यहाँ पर वैलिड होंगे। शुरू करते हैं बच्चों। अब बात करते हैं यहाँ पर cos ओमेगा t का अगर हम इंटीग्रेट करें, हमें पता है cos फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है प्लस का साइन। तो देखिए बच्चों मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा है cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा t। अब बच्चों हम जानते हैं जैसे t वहाँ पे x का कोफिशिएंट देखते थे, यहाँ किसका कोफिशिएंट देखेंगे t का कोफिशिएंट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है t के, यहाँ पे हो रहा था x के रिस्पेक्ट में तो हम देखते थे x का कोफिशिएंट, यहाँ हो रहा है t के रिस्पेक्ट में तो हम देखेंगे t का कोफिशिएंट। t का कोफिशिएंट कौन है बच्चों यहाँ पर इस फंक्शन में ओमेगा, तो हमने पहले पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन किया डिवाइड में t का कोफिशिएंट और प्लस लगा देंगे c। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन ओमेगा t अपॉन ओमेगा प्लस c। आगे बढ़ते बच्चों स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल केस बेसिकली बच्चों वो केसेस है जहाँ पे जो फंक्शन जिसको हमें इंटीग्रेट करना है वो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, चेन रूल की मदद से भी नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प लेके हमें उसको सॉल्व करना होता है। तो चलिए बच्चों उनके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला आपको दिख रहा है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, तो इसको देखिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, किसकी मदद लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की। तो देखिए बच्चों मैंने cos 2x की आइडेंटिटीज हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, तो cos 2x की हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसमें से एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं। लिखा हुआ है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बच्चों आपको ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, तो ये लिखा हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर इसको सिंप्लीफाई करें और किसकी वैल्यू निकालें साइन स्क्वायर एक्स की, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो मैं इस इंटीग्रेशन वाले जगह साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या पुट कर सकता हूँ 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मदद से मैं इसको यहाँ पर ये पुट किया। अब देखिए अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। पहले मैं कांस्टेंट को बाहर ले लेता हूँ इंटीग्रेशन साइन से, तो 2 बाहर तो 1/2 आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा 1 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम जानते हैं बच्चों 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो तो होता है वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस cos 2x का होगा। अगर हम यहाँ पर
जो अभी हमने सीखा था चेन रूल में, उसे अप्लाई करते हैं। cos x होता तो हम डायरेक्टली जानते थे, पर यहाँ क्या लिखा हुआ है cos 2x। तो पहले पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करें तो cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा sin 2x। और जो x का कोफिशिएंट है वो क्या आएगा, डिवाइड में। तो बच्चों ये याद रखें, जो x का कोफिशिएंट है वो हमेशा याद रखिए वो कहाँ आएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड बाय 2 प्लस सी, 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस सी। आगे बढ़ते बच्चों इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जो है cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन भी हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, इसको अगर फिर से हमें सॉल्व करना है तो हमें फिर से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की मदद से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए बच्चों, फिर से हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज किया, cos x की आइडेंटिटी यूज की। इसका एक और फॉर्मूला होता था, वो हम जानते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बच्चों ये आपको याद होना चाहिए कि cos 2x की आइडेंटिटी का ये एक और फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ से बच्चों cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालते हैं, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी -1, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो cos स्क्वायर x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। फिर से 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आया, 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, प्लस साइन आएगा cos 2x का। तो पहले cos पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन किया तो cos का होता है प्लस साइन, साइन 2x, और फिर x का कोफिशिएंट कौन है, 2, वो कहाँ आएगा, डिवाइड में। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों साइन 2x अपॉन 2। और फिर अगर 1/2 को मल्टीप्लाई कर दे तो सिंप्लीफाई करके वैल्यू आएगी x/2 प्लस साइन 2x/4 प्लस सी। तो इस तरह से हम इसको भी इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, इस तरह के जो फंक्शन आ रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स या cos स्क्वायर एक्स, उनके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की मदद से हम उन्हें सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट चीज जो बच्चों यहाँ पर है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें इंटीग्रेशन में, वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन अभी तक बच्चों हम जो पढ़ रहे थे वो था इनडेफिनेट, जहाँ पे कोई लिमिट नहीं शो होती थी। अब बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है वो इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट्स गिवन होंगी, मतलब इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, उसको हम कहते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हमें देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे समझते हैं अब। तो अगर हमें f डैश x का इंटीग्रेशन करना है तो वो मिलेगा fx, पर कहाँ से कहाँ तक, तो हमें एक लिमिट दे रखी है कि एक जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, उसी की लिमिट यहाँ दी जाती है। तो x इक्वल टू a से x इक्वल टू b। तो यहाँ पे विद इन द लिमिट या विद इन द बाउंड्रीज हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो अगर ऐसी लिमिट दे दी जाए तो हम कहेंगे कि उन्हें क्या, उस इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। और लिमिट किसकी दी जाएंगी, उसके उसी की उस वेरिएबल की दी जाएंगी जिसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिमिट दी जाएगी x की, तो यहाँ है x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले हम जो इंटीग्रेशन जैसे हम सॉल्व करना चाहते हैं वैसे ही करेंगे। तो f डैश x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, fx, और फिर लिमिट लगा रहे कि x इक्वल टू a से x इक्वल टू b। तो इसको बोलते हैं बच्चों, जो इंटीग्रेशन साइन के नीचे दिखाई दे रही है उस लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो इंटीग्रेशन साइन के ऊपर है उसे बोलते हैं हम अपर लिमिट। तो a तो है बच्चों लोअर लिमिट और b क्या है, अपर लिमिट। तो अब अगर ये इंटीग्रेशन सोल्व हो गया, जैसे हम जानते हैं वैसे सोल्व करेंगे जो अभी तक हमने सीखा है। और उसके बाद अगर अब लिमिट्स भी दी गई है तो अब लिमिट का कैसे यूज करना है बच्चों, जो इंटीग्रेशन सोल्व किया, आप जो वेरिएबल था जिसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, पहले उसकी अपर लिमिट रखें, इसके अंदर जो इंटीग्रेशन की सोल्व करने पे वैल्यू आई, पहले इसकी अभी इसमें क्या रखेंगे, अपर लिमिट। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, x की जगह b, तो x की जगह b रखा, फिर माइनस, फिर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। तो पहले जैसे इंटीग्रेट करते थे बच्चों हम वैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर रखी जाएगी उस वेरिएबल के अंदर पहले रखी जाएगी अपर लिमिट, फिर माइनस उस फंक्शन के अंदर फिर रखी जाएगी लोअर लिमिट। तो इस तरह से हम इसको डिटरमाइन करेंगे। ज्यादा अच्छा हमें अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों पहला एग्जाम्पल देखिएगा, ध्यान से देखिए, जहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 3.dx, और लिमिट दे रखी है, लोअर लिमिट है -1 और अपर लिमिट है 4। तो और ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो लिमिट है वो किसकी होगी, x की वैल्यू की। तो ये x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 4 हमें इंटीग्रेट करना है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहले 3 तो जो कांस्टेंट है, ठीक है, अकेला कांस्टेंट आता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर रही है। हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में सीखा था, थर्ड फॉर्मूले में। तो यहाँ आएगा 3 और उसके बाद उसका इंटीग्रेट क्या आएगा, मल्टीप्लाइड बाय वो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो कौन है, x। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x प्लस c लगाते थे। अब आएगा -1 से 4, ये आ गया हमारे पास, ये इंटीग्रेशन सोल्व हो गया। अब आए लिमिट। अब हम जानते हैं कि इसको सोल्व करने के लिए पहले क्या रखी जाएगी, x में अपर लिमिट, जिस वेरिएबल में हम जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें वैल्यू रखी जाएगी। तो x की जगह पहले हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर रखेंगे लोअर लिमिट। तो चलिए बच्चों इसको शुरू करते हैं पुट करना। तो पहले x की जगह 4 रखा, तो ये हो जाएगा 3 × 4 + c।
फिर आएगा माइनस, फिर रखेंगे लोअर लिमिट। अब एक्स की जगह क्या रखेंगे बच्चों, -1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 प्लस 3। तो आप देख सकते हो बच्चों, अगर ये हो जाएगा माइनस इंटू -3 हो जाएगा +3, और ये हो जाएगा -c, c से c हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 12 + 3 = यहाँ पे आ जाएगा 15। तो बच्चों हम अब ये समझ चुके हैं कि अगर हम जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो c से c जो है कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हमें इन डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हम कांस्टेंट की वैल्यू या कांस्टेंट शो नहीं होगा। आगे बढ़ते बच्चों सेकंड एग्जांपल पे, इसको समझते हैं। अब खुद ट्राई करते देखिए क्या लिखा हुआ है। sin x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट दे रखी 0 से π/2। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसको। अब लिमिट है तो इसका मतलब कौन सा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, अगर लिमिट गिवन है। चलिए पहले जो जनरल हम इंटीग्रेशन जानते हैं वो सॉल्व करते हैं। sin x का लिखेंगे इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos x। तो हमने बच्चों लिखा sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos x। आप जानते हैं प्लस c लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि c से c कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस c नहीं दिखा रहा जैसे यहाँ दिखाया था, और बाद में हमें पता चला कि वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए उसे शो करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और लिमिट लगाएंगे 0 से π/2। चलिए बच्चों अब आगे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, पहले x की जगह रखेंगे अपर लिमिट, उस वेरिएबल में रखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। x है तो x की जगह पहले रखेंगे अपर लिमिट, फिर रखेंगे माइनस करके, फिर रखेंगे लोअर लिमिट। तो चलिए माइनस, इसमें से पहले बच्चों मैं बाहर ले लेता हूँ। अब बचेगा cos x। cos x के अंदर पहले x की जगह रखा अपर लिमिट, वो कितना हो जाएगा π/2। माइनस बच्चों पहले से बाहर ले लिया है, फिर माइनस, फिर cos x की जगह रखेंगे लोअर लिमिट, वो हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमने लिमिट्स को पुट किया है, पहले आएगा अपर लिमिट फिर आएगा लोअर लिमिट। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि आगे क्या है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो cos π/2, cos π/2 मतलब 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो हमने लिखा माइनस, यहाँ आ जाएगा 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा 1, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 0 - 1 -1 इंटू माइनस, ये हो जाएगा +1। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया बच्चों, +1। तो इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, +1। इसी तरह से हम आगे के एग्जाम्पल को भी समझते हैं। थर्ड जो लिखा हुआ है वो है cos x का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में लिमिट 0 से π। तो बच्चों हम पहले जो जनरल इंटीग्रेशन जानते हैं वैसे सोल्व करते हैं। cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, फिर लिमिट लिखी यहाँ पे 0 to π। पहले रखेंगे x के अंदर अपर लिमिट, माइनस फिर रखेंगे लोअर लिमिट। x की जगह पाई रखा तो ये हो जाएगा sin π, माइनस फिर लोअर लिमिट रखी तो ये हो जाएगा sin 0। sin 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, sin 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है। 0 - 0 कितना आएगा बच्चों, 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट में, जहाँ लिखा हुआ है x⁻² का इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू x और लिमिट है इनफाइनाइट से 2। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब अगर हम x⁻² का इंटीग्रेशन करें तो जो हम x⁻n का जो फॉर्मूला जानते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करते हैं। तो यह आ जाएगा x⁻² + 1, तो हो जाएगा x⁻1/-1। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हो जाएगा -1/x, और लिमिट है इनफाइनाइट से 2। पहले कौन सी लिमिट रखेंगे बच्चों x में, अपर लिमिट, तो वो 2 रखा तो हो जाएगा माइनस बार ले लिया, और 1/x बचेगा तो अपर लिमिट रखी तो हो जाएगा 1/2, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो x में इनफाइनाइट रखे तो हो जाएगा 1/∞। इसका माइनस बच्चों पहले से ही हमने बाहर ले लिया, तो 1/x बचेगा, फिर लिमिट रखना शुरू किया। इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों, 1/∞ होता है 0, तो ये हो जाएगा 1/2 - 0, तो 1/2 बचेगा, इंटू माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 1/2। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, -1/2। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिएगा, फिर से बच्चों ध्यान से देखिएगा। ये लिखा हुआ है gm1m2/r² डॉट dr, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू r, और लिमिट दे रखी r1 से r2। बच्चों आप ये जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला था gm1m2/r², बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, ये आपने सब पढ़ रखा है पहले भी। हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू r। बच्चों एक बात समझिए, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही वेरिएबल होता है, बाकी ये सब क्या है, कांस्टेंट। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्या है, r, वही वेरिएबल है, r ही वेरिएबल है, और बाकी सब कैसे ट्रीट होंगे, कांस्टेंट। तो हम gm1m2 को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल सकते हैं। तो कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन साइन से आ गए बाहर, बचेगा क्या, 1/r² का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू r, और लिमिट r1 से r2। बच्चों 1/r² का इंटीग्रेशन करते हैं r के रिस्पेक्ट में, जैसे हम 1/x² का x के रिस्पेक्ट में करते हैं वैसे 1/r² का r के रिस्पेक्ट में। ये हो जाएगा r⁻², ये हो जाएगा r⁻² + 1/-2 + 1, हो जाएगा r⁻1/1। उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं -1/r, और जो चीज बाहर चल रही है वो इंटीग्रेशन साइन से, वो हमने यहाँ दिखा दिया, और इसका इंटीग्रेशन हमने सोल्व कर दिया। इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन साइन हट जाता है, और ब्रैकेट बना के फिर हमें लिमिट दिखानी होती है। तो यहाँ आएगा r1 से r2। अब माइनस साइन बाहर ले लेते बच्चों,
तो ये आ गया माइनस जी एम वन एम टू। बचेगा क्या 1/r, पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो r के अंदर r2 रखा तो हो जाएगा 1/r2, माइनस से रखेंगे लोअर लिमिट तो हो जाएगा 1/r1। ठीक है, और अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये सिंप्लीफाई करके हो जाएगा जी एम वन एम टू 1/r1 माइनस 1/r2। तो बच्चों इस तरह से हम इसके इंटीग्रेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं।